गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल साइज डिटर्मिनेशंस के बारे में। एक्चुअली में सैंपल साइज डिटर्मिनेशन जो है वो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसके ऊपर ना पूरी की पूरी बुक्स लिखी हुई है, लाइक मेथड एंड। जैसे एक एग्जांपल जिस बुक से मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है वो बुक है मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सैंपल साइज कैलकुलेशंस एंड रिकैलकुलेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स। सो इस तरह से बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ सैंपल साइज कैलकुलेशंस को ही एड्रेस करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। तो इसलिए एक तो बहुत ही लंबा टॉपिक है और हमें नहीं पता कि मतलब स्पेशली यदि मान लो कि आप यदि कोई ये चाहता हो कि शॉर्ट में हमें इतनी अच्छी जानकारी हो जाए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम क्रैक कर पाएँ रिलेटेड विथ सैंपल साइज कैलकुलेशंस, और वो भी एक लेक्चर में पता नहीं, आई एम नॉट श्योर एटलीस्ट कि वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है सैंपल साइज कैलकुलेशन से रिलेटेड और सारे फार्मूलाज को डिस्कस कर सकते हैं हम एक क्लास में। बट फिर भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सैंपल साइज कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, हम उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे। और यदि आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो एक आध दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या वाइवा में स्पेशली पूछा जा सकता है और आप हो सकता है कि आप ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद उसका जवाब दे पाएँ। सो हमने स्पेशली जनरल कंसिडरेशंस डिस्कस करने का सोचा है कि व्हेन कैलकुलेटिंग सैंपल साइज, जब हम लोग सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए बेसिकली। सो और कौन सी क्वांटिटी जो है वो जब भी हम लोग सैंपल साइज कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय पे, और जब हम लोग कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी जो होनी चाहिए उसको हमें रिपोर्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे। सो ये जो इंफॉर्मेशंस जो है मीन्स क्या क्या चीज़ें, हम कौन कौन से इश्यूज को हमें कंसीडर करना चाहिए और कौन कौन सी क्वांटिटी जो है जिसको हमें स्पेसिफाई करना चाहिए जब भी हम सैंपल साइज कैलकुलेशंस रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड, मतलब ये इंफॉर्मेशंस रिलेटेड विथ whatever the information we are going to discuss, which is not only required इसलिए कि it will help to determine the sample size, but they also need to be reported in their study protocols and publications to make the consideration underlying the choice of sample size transparent and reproducible। मतलब हमने क्या क्या चीज़ें कंसीडर करी हैं सैंपल साइज कैलकुलेट करते वक्त, वो चीज़ भी हो रीडर के लिए या अदर रिसर्चर जो लोग हमारे पेपर पढ़ रहे हैं या हमारे पेपर को पढ़ेंगे या हमारी थीसिस को रिव्यू करेंगे या देखेंगे, उनके लिए भी ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हमने कैसे सैंपल साइज कैलकुलेट किया, और यदि वो चाहें तो उस मेथड से हमने जो भी सैंपल साइज रिपोर्ट किया हुआ है उसको रिप्रोड्यूस कर सकें अपनी लेबोरेटरी में। सो इसलिए ये इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है वो हम जो डिस्कस करेंगे उनका इम्पोर्टेंस यही है। और चूंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जाम के भी क्वेश्चन बनते हैं और वाइवा के भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना चाहिए जब हम सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज को हमें स्पेसिफाई करना चाहिए वाइल रिपोर्टिंग और वाइल कैलकुलेटिंग द सैंपल साइज कैलकुलेशंस, एनी सैंपल साइज कैलकुलेशंस। दूसरी चीज के है इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरियस गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो रेकमेंड करते हैं फॉर रिपोर्टिंग सैंपल साइज कैलकुलेशंस इन क्लिनिकल
ट्रायल प्रोटोकॉल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल ICH-E9 गाइडलाइंस स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स और द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आइटम्स रिकमेंडेशंस फॉर इंटरवेंशनल ट्रायल spirit statements. Furthermore, consolidated standards for reporting trials statements was developed to improve the reporting in clinical trial publications and includes the item in sample size calculation. So ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो गाइडलाइन वो रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे हैं एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल के लिए तो आपको क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी चाहिए। और ये दो गाइडलाइन है जो ICH-E9 और ICH-1998 और दूसरा जो है वो स्पिरिट स्टेटमेंट्स। तीसरा जो गाइडलाइन जो है वो कंसोर्ट, वो गाइडलाइन जो है इट हैज बीन डेवलप्ड टू improve reportings in clinical trial publications and includes items on sample size calculation also, कि sample size calculation जो है जब हम कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी चाहिए। The description of the conception and methodology underlying sample size calculation has to comprise information on the following key items. So जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और मेथोडोलॉजी, जिस मेथोडोलॉजी से आपने सैंपल साइज कैलकुलेट किया है उसमें अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पहला की आइटम जो है वो ये है ट्रायल ऑब्जेक्टिव्स। सो जनरली जो मोस्टली जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो 2 इंटरवेंशंस को कंपेयर करते हैं। उसमें से उनका ये और या उनका पर्पस ये हो सकता है कि उसमें से किसी एक को सुपीरियर दिखाना या सुपीरियरिटी देखना वन ओवर द अनदर। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल ऐसे भी सिनेरियोज बन सकते हैं जहां पे हम कोई एक एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है ट्रीटमेंट का और एक नया ट्रीटमेंट हम लेकर के आ रहे हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के इक्विवेलेंट बताना चाहते हैं कि न्यू ट्रीटमेंट जो है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से नॉन इंफीरियर है और लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है वो विथ सम एरर मार्जिन, मतलब प्लस माइनस, वो जो है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के इक्विवेलेंट है। तो उस केस में यदि हम लोग नॉन इंफीरियरिटी और इक्विवेलेंस प्रूव करना चाहते हैं ऑफ ए न्यू ट्रीटमेंट टू एन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, द नॉन इंफीरियरिटी और इक्विवेलेंस मार्जिन हैज टू बी स्टेटेड एंड जस्टिफाइड। ये जरूरी है। दूसरा की टर्म है ट्रायल डिजाइन। The parallel group design is by far the most commonly applied approach in a clinical trial. This is the reason why we focus in the following on parallel group comparison. Here, each patient is allocated to receive exactly one of the investigated treatment during the study. An example of alternative design is the crossover design, where each patient receives several treatments consecutively separated by a washout period. This design may be more efficient than the parallel group design. However, the application is restricted to very specific situations, as for example, when investigating treatments in chronic and stable diseases. ठीक है, देखो पैरेलल डिजाइन में क्या है, ये 2 ट्रीटमेंट ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और यहाँ पे पेशेंट है, पेशेंट सीरियल नंबर 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3 ऑफ ग्रुप ए, पेशेंट 1 ऑफ ग्रुप बी। सो जब भी पैरेलल ग्रुप डिजाइन होगा तो ईच पेशेंट लाइक दिस पेशेंट will receive either of treatment X or
ट्रीटमेंट वाई, ये दोनों में से कोई भी एक ट्रीटमेंट इसको मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट इट से, ईच पेशेंट इज एलोकेटेड टू रिसीव exactly one investigated treatment during the study. So each patient will receive either treatment X or treatment Y. यदि हम treatment X और treatment Y के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं तो इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुप डिजाइन ऐसा होगा। और क्रॉसओवर डिजाइन में, क्रॉसओवर डिजाइन जो होगा वो वहां पे पेशेंट जो है वो क्या, ईच पेशेंट रिसीव्स सेवरल ट्रीटमेंट कंसेक्यूटिवली सेपरेटेड बाय द वॉश आउट पीरियड। मतलब जैसे मान लो कि ये पेशेंट ए फर्स्ट, इट कैन रिसीव द ट्रीटमेंट एक्स ऑल्सो, ट्रीटमेंट वाई, ट्रीटमेंट जेड और ट्रीटमेंट क्यू ऑल्सो। लेकिन ये क्या है, एक ट्रीटमेंट हम ऐसा करेंगे यहां से यहां तक, इसको मान लो हमने यहां पे क्या किया कि ट्रीटमेंट एक्स दिया, उसके बाद ये वॉश आउट पीरियड है, थोड़ा देर रोक दिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, दिस विल बी द योर वॉश आउट पीरियड। ये बनेगा, ये आपका बन जाएगा वॉश आउट पीरियड, राइट। फिर अगेन ट्रीटमेंट जो होगा वो मान लो ट्रीटमेंट हम जेड देंगे उसको, करेक्ट। फिर एक वॉश आउट पीरियड बनेगा, राइट। फिर अगेन एक वॉश आउट पीरियड बनेगा, ये लाइक दिस, एंड देन ट्रीटमेंट, मान लो ऐसा ट्रीटमेंट करके हम ट्रीटमेंट क्यू देंगे। तो इस टाइप का डिजाइन जो है वो क्रॉसओवर डिजाइन बोला जाता है। और हो सकता है कि क्रॉसओवर डिजाइन में बी more efficient than the parallel group design. However, the application is restricted to various specific situations. For example, when investigated treatment in chronic and stable disease. Chronic और stable disease के केस में इस टाइप का ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सकता है, like giving treatment, allowing for washout period, giving another treatment, allowing for washout period, and so on. राइट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्राइमरी आउटकम ऑन विच सैंपल साइज कैलकुलेशंस इज बेस्ड। तो थर्ड पॉइंट है कि प्राइमरी आउटकम हमें पता होना चाहिए। इन कंफर्मेटरी एनालिसिस द प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन ऑफ ए क्लिनिकल ट्रायल इज असेस्ड. It is advantageous if the related working hypothesis can be formulated in a single test problem by means of a single outcome. Then the specified significance level has not to be adjusted. However, there are also situations where various facets of disease or a therapeutic effects respectively cannot be described by a single endpoint. In any case, the outcomes on which sample size calculation is based have to be specified, and they should be identical to those analyzed in confirmatory analysis. जो भी यहाँ पे important point क्या है कि जो भी हम confirmatory analysis करते हैं उस केस में हमें क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। जो भी हम हाइपोथेसिस फ्रेम करें, बेसिकली वो हाइपोथेसिस जो होना चाहिए, उस हाइपोथेसिस में जो है वो एक सिंगल टेस्ट के लिए जिस टेस्ट के बारे में जो भी इंटरवेंशन का हम रिजल्ट चाहते हैं वो उसका एक्चुअली आउटकम क्या होगा, एक सिंगल आउटकम जो भी हो। आप जो कुछ भी देखना चाहिए, या तो पेशेंट ठीक हो गया या उसके लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट हुआ या लाइफ स्टाइल में कितना % इंप्रूवमेंट हुआ, दैट हैज टू बी क्लियरली आइडेंटिफाइड और उसी के बेसिस पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी डिसाइड होना चाहिए, विच इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। जो हम आगे इस सिग्निफिकेंस लेवल की बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि हाइपोथेसिस पहले बनना चाहिए और उस हाइपोथेसिस में जो आउटकम जो होगा वो एक सिंगल ट्रीटमेंट के लिए एक सिंगल आउटकम ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और उस समय पे हम उसके लिए सिग्निफिकेंस लेवल जो है
बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी वी मस्ट अटैच, ताकि हम बाद में उसको चेंज नहीं करना है, मतलब सिग्निफिकेंस लेवल जो भी हमने स्पेसिफाई किया उसको आफ्टर द स्टडी उसको चेंज नहीं करना है, इट शुड नॉट बी एडजस्टेड। एंड ऐसा भी सिचुएशंस आता है, देयर आर सेवरल सिचुएशंस ऐसा आएगा कि जहाँ पे डिजीज हो या उसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स को यदि हम कंसिडर करना चाह रहे हैं तो उस केस में एक सिंगल एंड पॉइंट डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो यदि मान लो कि हमें सिंगल एंड पॉइंट यदि हम नहीं डिसाइड कर सकते तो इन एनी केस यदि मान लो कि हम सिंगल एंड पॉइंट या सिंगल आउटकम हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशंस में, उसको इंक्लूड कर पा रहे हैं या नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं, इन एनी केस दोनों ही केस में आउटकम जो जिस आउटकम पे हमारा सैंपल साइज कैलकुलेशन बेस्ड है उसको स्पेसिफाई करना चाहिए और इट शुड बी आइडेंटिकल टू दैट और दोज एनालाइज्ड इन द confirmatory analysis। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अप्लाइड स्टैटिस्टिकल टेस्ट, इट मींस हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। द रिक्वायर्ड सैंपल साइज essentially depends on the statistical test applied in the analysis, therefore the sample size calculation should be based on it। The test should be chosen such that it is adequate for the scale of the outcome and that it is most efficient in the design situations at the hand। ठीक है, इस स्लाइड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चूंकि सैंपल साइज कितना चाहिए वो डिपेंड करता है what should be the size of the sample, it depends on the statistical tests applied for the analysis। इसलिए आपको स्टैटिस्टिकल कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाइड हुआ उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, या इट डिपेंड्स ऑन द स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाइड, राइट। बेसिकली और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो सेलेक्ट करना चाहिए वो एडिक्वेट होना चाहिए कि जो भी आउटकम का जो भी स्केल है वो उसको इंक्लूड कर पाए। लाइक यदि मान लो कि हम लोग आउटकम को ऑर्डिनल डेटा के रूप में कर रहे हैं तो हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होना चाहिए वो ऑर्डिनल डेटा को इंक्लूड करना चाहिए। एंड इट शुड बी द मोस्ट एफिशिएंट डिजाइन, मोस्ट एफिशिएंट इन द डिजाइन सिचुएशंस एट द हैंड, मींस पर्टिकुलर सिचुएशंस पे जो भी बेस्ट डिजाइन हो सकता है हमें उसको सेलेक्ट करना चाहिए। बट मोटा मोटी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या वाइवा और उसके लिए मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें जब भी सैंपल साइज कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है हमने डिसाइड किया है एनालिसिस में यूज करने के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बनता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, देखो दो चीजें, एक टेस्ट डिसीजन दिया है और दूसरा बोला रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। तो एक्चुअली में H0 सही था और टेस्ट का रिजल्ट भी H0 दिया, टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे भी हम H0 ही पा रहे हैं, मिल रहा है, तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 माइनस अल्फा होगी, करेक्ट। yes, बस ये याद रखना है। और यदि मान लो कि H0 एक्चुअली सही था लेकिन मुझे उस केस में H1 एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, मतलब टेस्ट का डिसीजन जो है वो H1 है, रिजल्ट के हिसाब से, हाँ रिजल्ट के हिसाब से H1 सही है, करेक्ट। तो उस केस में और एक्चुअली में H0 सही है बट टेस्ट रिजल्ट बोल रहा है कि H1 सही है, तो उस केस में जो एरर जो होएगा वो होएगा टाइप 1 एरर विच इज डिनोटेड बाय अल्फा, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा को। दूसरा इस केस में क्या है, H1 एक्चुअली सही है लेकिन टेस्ट रिजल्ट बोलता है कि H0 सही है, राइट। तो उस केस में एरर जो आएगा वो टाइप 2 एरर आएगा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बीटा से, राइट। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि H1 सही है लेकिन और टेस्ट रिजल्ट भी H1 है,
राइट, तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 माइनस बीटा होती है। समझ गए? यस सर। करेक्ट? यस सर। तो 1 माइनस बीटा होती है, तो ये याद रखना जरूरी है। राइट, तो यदि मान लो कि बीटा जो होगा वो 20% है, 0.20 है, तो 1 माइनस 20 कितना, ये 80% हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80% एक्यूरेट हो गया। ये देखो कि H1 था और H1 ही एक्सेप्ट भी किया। 80% समझ गए? और यहाँ पर H0 निगेटिव था और निगेटिव ही एक्चुअली निगेटिव था और निगेटिव टेस्ट रिजल्ट भी दिया था। यहाँ जो अल्फा जो आएगा, अल्फा का वैल्यू जनरली जो हम लोग रखते हैं वो आगे हम बताएंगे कि 0.05 रखते हैं, तो 95.5%, राइट। 0.05 यदि रखोगे 0.05 सॉरी तो 95 के आसपास आ जाएगा ना। राइट, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट जो था इसमें सिग्निफिकेंस लेवल है। सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोनियसली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। सिग्निफिकेंस, ये डिफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या सिग्निफिकेंस लेवल क्या डिफाइन करता है? द सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोनियसली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। मतलब नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट? देखो यहां पे क्या है कि एक टेस्ट का रिजल्ट H0 आएगा या H1 आएगा, और ट्रूथ जो है वो एक्चुअली में H0 हो सकता है या H1 हो सकता है। तो क्या बोला इसने, देखो सिग्निफिकेंस लेवल जो बोल रहा है डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोनियसली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। क्या? देखो इस केस में देखो H0 नल हाइपोथेसिस था और H1 को एक्सेप्ट करना पड़ा। करेक्ट ना? यस सर। समझ गए? क्या करना पड़ा? H1 को एक्सेप्ट, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट ने क्या बोल दिया? H1 बोल दिया, तो जो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है तो वही तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना। बट एक्चुअली ट्रू क्या था? H0 था। H0 को एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया H1 को, इसलिए टाइप 1 एरर। वही बोला सिग्निफिकेंस लेवल, वही अल्फा जो है, ये अल्फा है। करेक्ट? ये क्या है? ये आपका अल्फा है। ये देखो यही चीज जो है वो आपका अल्फा है। करेक्ट? ठीक है, और ये याद रखना कि ये दोनों जोड़ करके इधर का ये जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ गए? यस सर। और टाइप 1 एरर जो है, टाइप 2 जो है वो बीटा होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू सीधे 1 माइनस बीटा हो जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। राइट। तो देखो यही बोल रहा है सिग्निफिकेंस लेवल। क्या बोल रहा है? सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोनियसली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। मतलब एक्सेप्ट H1 यदि कर लिया आपने तो ऑटोमेटिकली H0 क्या होगा? वो रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। तो इस केस में जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका टाइप 1 एरर कमिट होएगा और यही टाइप 1 एरर अल्फा है। तो ये लाइन आपको रट्टा मारना है। क्या रट्टा मारना है? द सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोनियसली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। राइट? गलती से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना टाइप 1 एरर है। क्या? गलती से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना टाइप 1 एरर है, गलती से रिजेक्ट कर देना। करेक्ट? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आपको याद रखना है वो याद रखना है ये पॉइंट, इन मेडिकल रिसर्च एंड स्पेशली इन क्लिनिकल ट्रायल्स के केस में हमेशा 2 साइडेड सिग्निफिकेंस लेवल यूज करा जाता है, और वो सिग्निफिकेंस लेवल का वैल्यू जो होता है वो 0.05 होता है। हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैंडर्ड अप्रोच। तो इसमें ना, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है लोग बना सकते हैं। राइट, और ये वैल्यू जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको ये अल्फा का वैल्यू रखते क्या है। ये वाला अल्फा का वैल्यू 0.05 रखते हैं एंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैंडर्ड अप्रोच।
तो जो भी यहाँ पे जिस लिखा ना इन मेडिकल रिसर्च एंड स्पेशली इन क्लिनिकल ट्रायल्स, क्या यूज करते हैं, टू साइडेड सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.05 हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैंडर्ड अप्रोच। करेक्ट। तो इसमें क्या करेगा, इसमें इस टाइप का यदि क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करेगा, अल्फा का वैल्यू मल्टीपल चॉइस में अलग अलग दे देगा और बोलेगा सही को बताओ कौन सा है, समथिंग लाइक दिस। इन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट द एप्लीकेशन ऑफ हाफ ऑफ टू साइडेड लेवल इज रिकमेंडेड इफ वन साइडेड टेस्ट इज परफॉर्म। यदि मान लो कि वन साइडेड टेस्ट परफॉर्म हो रहा है तो उस केस में अल्फा का वैल्यू इसका आधा हो जाना चाहिए। कितना, 0.05 का हाफ हो जाएगा, 0.2 से डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा। तो याद रखना है, यदि वन साइडेड टेस्ट और टू साइडेड टेस्ट में क्या मतलब है, वन साइडेड टेस्ट और टू साइडेड टेस्ट में ये डिफरेंस है कि उसका वैल्यूज कोई भी, जैसे मीन का वैल्यू, यदि मान लो कि मीन वैल्यू जो आएगा वो ज्यादा, मीन से ज्यादा भी हो सकता है या मीन से कम हो सकता है। मतलब मीन जब भी आप बनाते हो, कर्व जब बनाते हो आप ऐसे करके, जो आपका ये कर्व जो आता है मीन का, तो या तो वो वैल्यू जो है ये मीन से इधर ज्यादा भी हो सकता है, इस साइड में भी जा सकता है या इस साइड में भी जा सकता है, किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकता है। हाँ। अब जैसे मान लो कि तुम कोई वेट रिडक्शन प्रोग्राम कर रहा है, राइट, तो उसको क्या होगा, वो उसका मेन इंटरेस्ट होगा कि वेट घटा कि नहीं घटा, तो वो उसका मीन इधर की तरफ वो प्रूव करना चाहेगा कि भाई मेरा वेट रिडक्शन का फायदा है, तो ये वन साइडेड स्टडी हो जाएगी। और वन साइडेड स्टडी में अल्फा का वैल्यू कितना रखेंगे, 0.025, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अब जैसे मान लो कि अल्फा का वैल्यू यदि 0.01 जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया होगा टू साइडेड के लिए, तो वन साइडेड का जब करेंगे तो उसको ही 2 से डिवाइड करके उस वैल्यू अल्फा का रख देते हैं। ये बात याद रख लेना। कई बार कुछ ऐसी स्टडी जो होती है वो 0.05 के बजाय 0.01 भी लोग रखते हैं। ये भी चीज एक बात ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे क्या करेंगे सर, वहाँ पे अल्फा के लिए 0.01 को फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, हाँ, तो 0.005 हो जाएगा उसका अल्फा का। ठीक है, ओके। समटाइम सो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो वहां पे। अब फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल ट्रायल इन रेयर डिजीज आर ऑफन रेस्ट्रिक्टेड in the number of patients that can be recruited in a stable time frame. To achieve sufficient power with available sample size, the significance level may be increased with corresponding consequences for probability of false positive result. देखो, जैसे भी आप देखो, एक और चीज ध्यान में रखना है कि ओके फाइन, तो बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जिसमें जो रेयर डिजीज से रिलेटेड है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे सफिशिएंट नंबर ऑफ पेशेंट जो चाहिए हमें उतना नहीं मिलता एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जब हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे मान लो कि 1 साल की स्टडी करना है तो उसमें हमें रेयर डिजीज है, तो जितना सैंपल साइज चाहिए, जितने पेशेंट हमें रिक्रूट करना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि ताकि उसका सफिशिएंट पावर हो स्टडी का, राइट, उसके लिए वो सिग्निफिकेंस लेवल को लोग इंक्रीज कर देते हैं। एंड सिग्निफिकेंस लेवल यदि इंक्रीज होएगा तो उसके में वो फॉल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट वो ज्यादा देगा। इसको ध्यान में रखना है। इफ मोर देन वन हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, यदि मान लो कि एक से ज्यादा हाइपोथेसिस यदि टेस्ट कर रहे हैं तो एन अप्रोप्रिएट मल्टीपल टेस्ट प्रोसीजर हैज टू बी अप्लाइड टू द कंट्रोल टू कंट्रोल द टाइप 1 एरर रेट। मतलब बोल रहे हैं कि टाइप 1 एरर रेट जो है वो अल्फा से आ रहा है, तो टाइप 1 एरर रेट को यदि मान लो कि आपने मोर देन वन हाइपोथेसिस यदि टेस्ट कर रहे हैं आप कंफर्मेटरी एनालिसिस में, राइट, तो आपको क्या करना है कि इसको कंट्रोल करना है, टाइप 1 एरर रेट को कंट्रोल करना है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा ना हो। The consequence for the significance level to be used for sample size calculation has to be explained and taken into account। और बोल रहे हैं कि जो भी चीज है कि सिग्निफिकेंस लेवल का जो भी वैल्यू हमने रखा, मतलब अल्फा का वैल्यू, वो क्यों रखा है
उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो भी जब भी हम लोग सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं अपने थीसिस में या अपने साइंटिफिक आर्टिकल में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करना चाहिए। ये जो चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जब भी हम लोग सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए और कौन कौन से क्वांटिटीज को अपने थीसिस में और अपने साइंटिफिक पेपर में रिपोर्ट करना चाहिए कि उसका वैल्यू ये था, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। उसके नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टैटिस्टिकल पावर की बात है। द स्टैटिस्टिकल पावर क्या है? द स्टैटिस्टिकल पावर इज द probability of correctly rejecting null hypothesis, that is of making no type 2 error. पावर क्या है? पावर जो स्टैटिस्टिकल पावर जो है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। देखो ये चीजें बार बार सुन करके रट्टा मार करके दिमाग में बिठाना पड़ेगा। देयर इज नो वे अराउंड। यदि मान लो कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बार बार सुनिए, उसको रट्टा मारिए, उसको याद रखिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको, चूंकि न्यूक्लियर मेडिसिन में आप काम कर रहे हैं तो बार बार आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और चूंकि ये इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, इसलिए आपसे एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा और कोई भी पूछेगा। इसलिए कैसे भी हो, रट्टा मारो, मग इट अप, वट एवर यू डू, यू मस्ट नीड टू रिमेंबर इट। तो पहला डेफिनेशन ये याद रखना है, द स्टैटिस्टिकल पावर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द null hypothesis, that is of making no type 2 error. commonly used values, पावर का जो है, पावर के लिए यूज होता है 0.80 और 0.90। ज्यादातर यूज जो होता है वो पावर का वैल्यू कितना, 80% भी बोलते हैं या 0.80 बोलते हैं। 80% पावर ऑफ द स्टडी, ऐसे लोग बोलते हैं। पावर ऑफ द स्टडी कितना है? 80% है। तो 80% ऑफ द पावर ऑफ द स्टडी का मतलब क्या हुआ कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि हम नल हाइपोथेसिस को करेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। उसको रिजेक्ट होना चाहिए और हमने 80% प्रोबेबिलिटी के साथ उसको रिजेक्ट किया। समझे? The reason why one generally accept the higher probability for type 2 error, which is beta, as compared to common type 1 error rate 0.05, इसका वैल्यू, इसके कंपेरिजन देखो इसका कितना है, टाइप 2 एरर का वैल्यू हमेशा बीटा का वैल्यू ज्यादा होता है। देखो यदि बीटा को करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 रखोगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा, राइट। राइट, तो 0.20 आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू 0.20 है और अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.05 है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग क्यों ज्यादा रखते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर कीपिंग द हायर प्रोबेबिलिटी फॉर टाइप 2 एरर, राइट, एज कंपेयर टू टाइप 1 एरर, इज सोली द रिक्वायर्ड एंड फिजिबल सैंपल साइज। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, सैंपल साइज के लिए। एनी इंक्रीज इन टाइप 2 एरर रेट, यदि मान लो कि टाइप 2 एरर रेट यदि इंक्रीज करेगा, राइट, जैसे मान लो कि बीटा का वैल्यू 0.20 से 0.40 हो जाए तो कितना हो जाएगा, पावर ऑफ स्टडी 0.60 हो जाएगा, पावर ऑफ द स्टडी घट जाएगी, राइट। दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ फेलिंग टू डिटेक्ट द ट्रू अल्टरनेटिव। मतलब वो करेक्टली नल हाइपोथेसिस के को जो रिजेक्ट कर रहा था उसके रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, तो एरर आ जाएगा। समझ गए? इसलिए इसके वैल्यूज को वो ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू अल्फा, राइट। इन मोस्ट क्लिनिकल ट्रायल सच ए रॉन्ग डिसीजंस, कई बार जो रॉन्ग डिसीजन होता है means that the efficiency is not demonstrated although the treatment under investigation is in fact efficacious। मतलब इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकल पावर से रिलेटेड ये चीज है कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जहां पे गलत डिसीजन का मतलब ये होता है कि ड्रग जो था जिसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो इफिशिएंट है, लेकिन वो इफिशिएंट डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाया। समझ गए, राइट।
In cases where a planned study can presumably not be repeated, a value of 0.95 for the power is sometimes applied, because then the type 2 error is particularly fatal. Use the power values below 0.80 has to be justified. मतलब ये बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि आपका कोई रेयर डिजीज है, इस टाइप का है कि भाई रॉन्ग डिसीजन का मतलब तो फेटल हो गया ना, डिमोन्स्ट्रेट नहीं हो पा रहा एफिकेसी, राइट। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि मान लो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि पावर ऑफ द स्टडी 80% से कम कोई रख रहा है तो क्यों रख रहा है, उसका जस्टिफिकेशन अपने पेपर में देना चाहिए। देखो मैसेज इस स्लाइड का ये है कि यदि मान लो कि पावर ऑफ द स्टडी कोई 0.80 से कम रख रहा है तो क्यों रख रहा है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। In these cases, the question arises whether it is ethically or economically acceptable that a gain in knowledge can be expected with moderate probability only in view of additional study a specific measure applied to the patient and the resources spent। मतलब बेसिकली बोलते हैं इन these cases क्वेश्चन क्या होता है कि क्या ये इथिकल और इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है कि जो हमें नॉलेज जो मिल रहा है या जो मिल रहा है विथ प्रोबेबिलिटी, राइट, जितना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमें कितनी बेनिफिट मिल रही है, वो चीज डिसाइड करा जाता है। और जब भी कभी भी कोई भी आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो जहाँ पे आपको एफिकेसी प्रूव करनी है, वहां पे बेसिक मोटा मोटी एक लाइन की बात यहाँ पे है कि यदि 0.80 से पावर यदि आप कम स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपको एक्सप्लेन करना है, बस मेन पॉइंट यही है। In clinical trial in rare disease, for example, one may argue that the required number of patients can only be recruited if the value for the power is decreased below the commonly used figure, right? कि जब तक हम लोग आर्ग्यू करते हैं कि जब तक हम बीटा का वैल्यू कम नहीं करेंगे, मतलब पावर ऑफ स्टडी यदि हम कम नहीं करते हैं तब तक हम, क्योंकि पावर ऑफ स्टडी जितना ज्यादा होगा ना तो सैंपल साइज ज्यादा चाहिए, लेकिन पावर ऑफ स्टडी कम कर दोगे तो सैंपल साइज का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि रेयर डिजीज है तो हमें उतना पेशेंट मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमने कम पावर यूज करके सैंपल साइज कैलकुलेट किया है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है, अप्लाइंग सच एन अप्रोच मे देन ओनली बी ओनली ऑप्शन फॉर इवेल्युएटिंग ए नोवेल थेरेपी एट ऑल। करेक्ट, लोग करते हैं लेकिन वो उतना मतलब उसके पास फिर एक ही चीज बच गया कि यही एक ऑप्शन है फॉर इवेल्युएटिंग ए नोवेल थेरेपी एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे हो या रिपोर्ट कर रहे हो उस समय पे आपने क्या एस्यूम किया है कि एस्यूम्ड क्लिनिकल रेलिवेंट डिफर, क्लिनिकली रेलिवेंट डिफरेंस, मतलब जो दो ट्रीटमेंट ग्रुप जो है उसमें कितना डिफरेंस आएगा तो आप उसको क्लिनिकली रेलिवेंट मान सकते हो या आपने माना, वो भी चीज रिपोर्ट करना चाहिए। इस स्लाइड का मेन पर्पस यही है। व्हेन कैलकुलेटिंग the sample size, the value that is the smallest difference that can make the sense, the smallest difference between these two groups, right? जो भी सबसे मिनिमम इतना डिफरेंस आएगा तो मैं उसको मानूंगा कि ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, वो चीज भी मेंशन करना चाहिए, ओके। However, if there is sufficient evidence that the actual difference is larger than the clinically relevant one, then it seems reasonable to base the sample size calculation for a larger values। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि आपके पास sufficient evidence है कि जो actual difference जो है वो larger है than the clinically relevant one, मतलब आएगा मुझे actual difference इसमें ज्यादा आएगा, जो clinically जितना रेलिवेंट है उससे ज्यादा आने वाला है, तो बोल रहा है देन इट सीम्स रीजनेबल टू बेस द सैंपल साइज कैलकुलेशन ऑन ए लार्जर वैल्यू, मतलब उस केस में हमें लार्जर सैंपल साइज लेना चाहिए, ठीक है। द एक्सपेक्टेड डिफरेंस विथ क्लिनिकल रेलेवेंस इंक्लूड्स बोथ दीज एस्पेक्ट्स,
Applying strictly the minimal clinically relevant difference leads to the maximum sample size in the respective situations. यदि मान लो कि एक मिनिमम क्लिनिकल डिफरेंस मुझे इतना ही चाहिए, जितना कम क्लिनिकल डिफरेंस का वैल्यू रखोगे उस केस में सैंपल साइज आपका मैक्सिमम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट. हाउएवर एज्यूमिंग ए लार्जर डिफरेंस, राइट, यदि लार्जर डिफरेंस आप एज्यूम कर रहे हो, आप मान के चल रहे हो कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आने वाला है, लार्ज डिफरेंस आने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, लो स्टडी का पावर जो होगा वो लोअर हो जाएगा, lower power than the aspired in the cases where the actual difference is smaller than the projected but still clinically relevant. मतलब इसका मतलब ये है कि यदि मान लो कि आपने assume कर लिया कि larger difference जो है रिजल्ट आएगा, larger difference आएगा, राइट, और उस केस में आपका पावर ऑफ द स्टडी जो होगा वो लो हो जाएगा. वो किस कारण से लो हुआ, एक्चुअली में हो सकता है कि डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस कम ही हो, लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट किया वो ज्यादा था कि इतना डिफरेंस आएगा, समझ गए. उसके चलते आपका जो पावर ऑफ द स्टडी जो है वो नीचे जा सकता है जब भी. जैसे मान लो कि आपने ना, यहाँ पे देखो ये दो बात जो है वो इंपॉर्टेंट है. एक तो मिनिमल क्लिनिकल डिफरेंस जितना कम रखोगे उस केस में सैंपल साइज आपका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यदि मान लो कि आपने लार्जर डिफरेंस प्रोजेक्ट किया तो उस केस में आपका सैंपल साइज कम होगा, लेकिन पावर ऑफ द स्टडी जो होगी वो भी कम हो जाएगी. अब है कि एक तो कोई क्लिनिकल एग्जाम्पल लोगे तो डिफरेंस का मतलब तो यही है कि भाई कि दो ट्रीटमेंट ग्रुप दिया तो उसमें से कितने ठीक हुए, उसमें से कितने ठीक हो रहे हैं, तो उसमें से मिनिमम आपने बोला कि इतना होगा, राइट. दो ही लोगों का डिफरेंस मुझे चाहिए कि दो लोग, मान लो कि दो लोग भी ठीक हो जाए, कम से कम दो लोग ठीक होने चाहिए, तो मिनिमम डिफरेंस दो लोगों का रखा, उस ग्रुप और उस ग्रुप में. मान लो वैसे भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ, लेकिन दो ग्रुप, मतलब एक दवाई दी और दूसरी दवाई दी, एक को ए दिया दूसरे को बी दिया, तो ए में मान लो कि 10 लोग ठीक हुए, बी वाला में 12 लोग ठीक हुए, तो दो का डिफरेंस जो आया वो उसको भी हम सिग्निफिकेंट मानेंगे. तो ऐसा करने पे हमें बहुत सारे लोगों को दवाई देनी पड़ेगी, तब जाकर के दो का डिफरेंस आएगा, समझ गए. लेकिन ज्यादा का डिफरेंस आने का मतलब कम भी सैंपल होगा तभी भी ज्यादा आ सकता है, समझे. लेकिन जब कम सैंपल लोगे, जब लार्ज डिफरेंस की बात करेंगे तो सैंपल साइज कम हो जाएगा, लेकिन पावर ऑफ द स्टडी जो होगी वो ये हो जाएगी, मतलब फॉल्सली जो कोई मिस्टेक ना होए, मतलब जो, हाँ, कि मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए और वो एक्चुअली रिजेक्ट हुआ, वो पावर ऑफ द स्टडी है बेसिकली, मतलब मेकिंग नो मिस्टेक, करेक्ट ना. तो वो घट जाएगी, वहां पे एरर आएगा आपको, ये बात आपको समझना जरूरी है. For some outcomes and medical indications, established values for the minimum clinically relevant difference exist. मतलब जो तुम पूछ रहे थे कि इसका मिनिमम डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी स्टडीज हैं जो मेडिकली या मेडिकल कंडीशंस हैं, उसके लिए तो है लिखा हुआ, टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा कि मिनिमम इतना डिफरेंस होना चाहिए. इफ नो सच वैल्यू एग्जिस्ट फॉर द प्लान ट्रायल, यदि मान लो कि आप कोई नया ट्रायल प्लान कर रहे हो और वो मिनिमम क्लिनिकली रेलिवेंट डिफरेंस कितना होना चाहिए वो नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में प्रोफाउंड क्लिनिकल एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड व्हेन डिफाइनिंग द अस्यूम्ड डिफरेंस एंड इट्स क्लिनिकल रेलेवेंस हैज टू बी जस्टिफाइड. वो बोल रहा है कि यदि ऑलरेडी मेंशन नहीं है तो आपको क्लिनिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, और फिर आप क्या एस्यूम करें कि ये एस्यूम्ड आपका क्लिनिकल डिफरेंस होगा और उसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या होगा, उसका जस्टिफिकेशन आपको स्टडी में देना चाहिए, राइट. द डिफरेंस initiation in trial delta project developed guidance on the specification and reporting of target difference in sample size calculations. ये किसी ने बोला है कि मतलब कि गाइडेंस प्रोवाइड किया है कि कैसे उसको स्पेसिफाई करना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए टारगेट डिफरेंस इन सैंपल साइज कैलकुलेशंस में.
तो ये जिसको देखना हो वो अपना स्टडी जा करके देख सकता है। एनीवे, हमारा मेन पर्पस इस लेक्चर का ये नहीं है कि आपको एग्जॉस्टिव चीजें बताना, क्योंकि शुरू के ही डिस्क्लेमर, शुरू के ही स्टार्टिंग में मैं बोल चुका हूँ कि इट्स इंटायरली ए बुक है पूरा सैंपल साइज कैलकुलेशन, इट्स नॉट ए स्मॉल टॉपिक। हमारा मेन पर्पस क्या है कि जब सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और जब भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो उन चीजों को किन किन चीजों को आर्टिकल में रिपोर्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके पीछे रेशनल्स क्या है, वो चीजें एक्सप्लेन करना। और इतनी जानकारी होने से आपका वाइवा और थोड़ा एक आध दो एमसीक्यू यदि होगा इजिली तो निकल जाएगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला रटते रहोगे सैंपल साइज कैलकुलेशन का, तो डिफरेंट स्टडीज के लिए अलग अलग सैंपल साइज कैलकुलेशन के फॉर्मूले हैं, और वो तो मुश्किल है। अनलेस एंड अनटिल यू इन्वेस्ट सो मच टाइम, तो फिर आप कर पाओगे। बट एक है, मोटा मोटी आपको आइडिया आ जाएगा, और आप इफ यू फील यू कैन एटलीस्ट यू शुड बी हैप्पी विथ those 50 minutes or 1 hour lecture में, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट जो है assumed value of nuisance parameters. Nuisance parameters denote quantities that are not involved in the formulation of the hypothesis, translating the research question in a statistical term, but which have nevertheless impact on the power of the test and thus on sample size. देखो, जो न्यूसेंस पैरामीटर वो है जो डायरेक्टली जब भी हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इनका असर जो है वो आपके पावर ऑफ द स्टडीज पे और जो सैंपल साइज जो कैलकुलेट करोगे उसके ऊपर पड़ता है, राइट। फॉर एग्जांपल, द वेरिएंस प्लेज सच ए रोल फॉर टू ग्रुप कंपैरिजन विथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटकम. Values for nuisance parameter to be inserted in a sample size calculations can be obtained if available from pilot studies or meta-analysis collecting and summarizing the result of the previous trial. ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि जैसे मान लो कि वेरिएंस जो है वो दो ग्रुप में, राइट, फॉर एग्जाम्पल वेरिएंस प्लेज सच ए रोल, न्यूसेंस की तरह वेरिएंस जो है वो रोल प्ले करता है, राइट। कि जैसे मान लो कि कोई भी आप क्लिनिकल वेरिएंस का मतलब क्या है कि डेटा जो है वो कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन वैल्यूज कहां से कहां तक आया था, तो उसमें आउटलायर भी आता है, तो न्यूसेंस वहीं पे नॉइज आता है, नॉइज का वही वेरिएंस मतलब नॉइज है, यही न्यूसेंस पैरामीटर है। तो वेरिएंस प्लेज सच एन रोल, राइट, फॉर द टू ग्रुप कंपैरिजन विथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटकम्स के केस में। वैल्यूज फॉर न्यूसेंस पैरामीटर, राइट, जो है जहां पर भी आपको वेरिएंस आएगा या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका वैल्यू जो है कहां से मिलेगा, आपको कहां से कलेक्ट, जब भी आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे हो उस समय पे कैन बी ऑब्टेन्ड इफ अवेलेबल, यदि है तो उसको लेना है और यूज करना है। कहां से? फ्रॉम पायलट स्टडी, या तो तुम पायलट स्टडी कैलकुलेट करो खुद, या मेटा एनालिसिस किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है और वहां पे रिजल्ट समराइज किया हुआ है कि लोगों ने 10 स्टडी करी एक टाइप की, उसमें वेरिएंस जो था वो यहाँ से यहाँ के बीच का वैल्यू था, तो वो वैल्यूज आप सैंपल साइज में कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। हाउएवर कॉमनली these values varies from between the studies and therefore a certain degree of uncertainty cannot be avoided in the planning stage, right. In order to be able to judge the impact on the sample size, it is advisable to include sensitivity analysis in sample size calculations by varying the value of nuisance parameter in a possible range. मतलब ये बोल रहे हैं कि however चूंकि क्या है कि ये जो nuisance parameter, जैसे मान लो कि आपका जो वेरिएंस जो है वो स्टडीज टू स्टडी जो है वो वेरी करता है, तो ये बोल रहा है कि विथ सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी जो है, यदि प्लानिंग स्टेज पे आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल एरर नहीं होगा ऐसा नहीं सोच सकते, राइट। ये चीज समझना जो है, सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी अवॉइड, क्योंकि वो वेरिएंस का वैल्यू मुझे फिक्स नहीं मिल रहा है कहीं से, क्योंकि वो जहां से उठा भी रहा हूं स्टडी टू स्टडी वो भी वेरी कर रहा है, राइट। इन ऑर्डर टू एबल टू जज द इम्पैक्ट ऑन द सैंपल साइज, यदि मान लो कि उसका असर जो है सैंपल साइज पे क्या पड़ेगा उस वेरिएंस का,
उसको जज करना चाहते हो तो इट इज एडवाइजेबल टू इंक्लूड सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो आप सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए इन सैंपल साइज कैलकुलेशंस बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ न्यूसेंस पैरामीटर इन अ पॉसिबल रेंज। मतलब कि आपको पता है कि वेरिएंस का वैल्यू यहां से यहां तक वैल्यू चेंज हो सकता है, तो उस वैल्यू को चेंज कर करके वो पैरामीटर को आपको एक सैंपल साइज का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए। वो आएगा, हर वेरिएंस पे एक अलग सैंपल साइज आएगा, राइट। और वेरिएंस यहां से यहां के बीच में वैरी कर सकता है, तो आपका सैंपल साइज कहां से कहां के बीच में वैरी करेगा वो आपको निकल के आ जाएगा। फिर आपको सैंपल साइज कैलकुलेशन डिसाइड करना चाहिए। Two attractive alternative to this approach are applying Bayesian ideas or using design with internal pilot study. In clinical trials performed in internal pilot study design, the initial assumptions about the value of nuisance parameters are reviewed during the course of the trial and the sample size can be adjusted accordingly if required. अब बोल रहे हैं यहाँ पे देखो कि टू अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव टू दिस अप्रोच आर अप्लाइंग बेजियन आइडिया। एक बेजियन थ्योरम है, उसको अप्लाई करना चाहिए, या यूजिंग द डिजाइन विथ इंटरनल पायलट स्टडी। इन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म्ड इन इंटरनल पायलट स्टडी डिजाइन। जब इंटरनल पायलट स्टडी मतलब वो पायलट स्टडी जो होती है खुद ही करनी होती है, तो वहां पे बोल रहे हैं इनिशियल एजम्पशन जो होता है अबाउट द न्यूसेंस पैरामीटर्स आर रिव्यूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल। जब इंटरनल आप पायलट स्टडी बनाओगे जो भी, राइट, तो न्यूसेंस पैरामीटर जो आपने यूज करा है, राइट, उसका इफेक्ट जो है वो रिव्यू करना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल। और एंड द सैंपल साइज कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली इफ रिक्वायर्ड। और यदि जरूरत है तो सैंपल साइज जो है उसका एडजस्ट किया जा सकता है, उसके इफेक्ट को देख करके और समझ करके, राइट। बट जो कुछ भी किया, यदि आपने एडजस्टमेंट किया तो दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट जो है सैंपल साइज एलोकेशन रेशियो है एक। In clinical trials, the study participants are usually allocated to the intervention in a balanced way. That is, sample size per groups are equal. Generally क्या होता है कि दो ट्रीटमेंट ग्रुप बनाया तो दोनों में सैंपल साइज जो होते हैं वो बराबर होते हैं जनरली। In many cases, for example, for the two group test, for the difference with normally distributed outcomes, this approach is statistically optimal. All other quantities fixed, it leads to the smallest total sample size. तो ये बोल रहा है कि यदि मान लो कि फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कि यदि दो ग्रुप के बीच में टेस्ट करना है, एक डिफरेंस पता करना है किसी भी दो इंटरवेंशंस का, और वो ग्रुप जो विथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटकम्स, और उनके आउटकम्स भी आने वाले हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके आउटकम्स जो होंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो दिस अप्रोच इज स्टैटिस्टिकली ऑप्टिमल, ये स्टैटिस्टिकली ऑप्टिमल अप्रोच है। एंड ऑल अदर क्वांटिटीज आर फिक्स, यदि बाकी सारे क्वांटिटीज को हम फिक्स रखें तो इसका इट लीड्स टू द स्मॉलेस्ट टोटल सैंपल साइज। तो इस केस में टोटल सैंपल साइज जो है वो सबसे कम आता है। ओके, हाउएवर देयर आर आल्सो सिचुएशंस वेयर इट मे बी कंसीडर्ड टू एलोकेट मोर पेशेंट टू सम ग्रुप। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ग्रुप में हमें ज्यादा पेशेंट ये करने पड़े। जैसे उसने एग्जांपल, सी द रिव्यू ऑफ द यूज ऑफ अनइक्वल एलोकेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अंडरलाइंग रेशनल्स बाय दिस आर्टिकल। बट बेसिक मेन पॉइंट क्या है कि जनरली सैंपल साइज एलोकेशन जो होता है कि वो क्या होता है, दोनों ग्रुप में बराबर होता है, राइट। और यदि मान लो कोई कभी कभी ऐसा भी होता है सिचुएशंस कि जहां पे हमें किसी एक ग्रुप में ज्यादा भी पेशेंट डालने होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, और आप यदि कर रहे हैं तो ये भी रिपोर्ट करना है। वो तो जनरली आप करते हो ये चीजें, क्योंकि एक ग्रुप में आप डालोगे ही कि एक ग्रुप में इतना पेशेंट था, दूसरे ग्रुप में इतना था। बट जनरली ऑप्टिमम जो है वो दोनों ग्रुप में सेम ही रखते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स मैच्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ ए नोवल थेरेपी इज कंपेयर्ड टू प्लेसिबो
or an established control treatment, and if more patients are allocated to the experimental treatment, more information on safety is gained for the new intervention than in case of balanced allocations. मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मान लो कि कोई एक थेरेपी दे रहे हो और उसको प्लेसिबो से आप कंपेयर कर रहे हो, तो ज्यादा पेशेंट थेरेपी वाले में रखने से फायदा हमें ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि सेफ्टी है कि नहीं है, तो इसलिए उस टाइप मतलब कितना सेफ है ट्रीटमेंट। तो ऐसे केस में कई बार लार्जर ट्रीटमेंट में हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, मतलब ये किसी ग्रुप में नंबर ऑफ पेशेंट्स को ज्यादा रख सकते हैं कंपेयर टू द बढ़ा अदर। सकते हैं, चाहे इसमें दोनों में प्लेसिबो में बढ़ा के क्या क्या ही मिलेगा आपको? मिलेगा सर, कोई बात ट्रीटमेंट वाला में बढ़ाओगे तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि भाई उसको ड्रग इफेक्टिव है नहीं है, उसका सेफ्टी ठीक है नहीं है, मतलब कि ज्यादा लोग मर तो नहीं रहे, ज्यादा लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा। प्लेसिबो से क्या मरना, प्लेसिबो से तो ऐसे भी कुछ नहीं होना है, राइट। Furthermore, it may be more appealing for potential study participants if he or she is allocated with a higher probability to an otherwise not available therapy than to the control. पर बोल रहा है कि furthermore, तो आगे बढ़ के बात करें, it may be more appealing for a potential study participants, मतलब ये कोई भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, इफ ही और सी इज एलोकेटेड टू द हायर प्रोबेबिलिटी टू एंड अदरवाइज नॉट अवेलेबल फॉर द थेरेपी देन टू द कंट्रोल। मतलब जैसे मान लो कि अवेलेबल ही नहीं है थेरेपी उसके लिए, तो आपने कंट्रोल में डाल दिया, उसको ज्यादा पेशेंट डाल दिया। जैसे उसमें क्या हमने बोला कि प्लेसिबो में नहीं डाला, ज्यादा उधर की तरफ डाला, और यहाँ पे बोल रहा है ट्रीटमेंट ही नहीं है इसलिए आपने कंट्रोल में ज्यादा डाल दिया पेशेंट। ऐसा भी होता है। Even in situations where balanced allocation is optimal, यदि मान लो कि जो भी सिचुएशंस है उसमें बैलेंस ऑप्टिमल मतलब दोनों ग्रुप में इक्वल हो गए, the loss in efficiency as compared to the optimal allocation is usually moderate as long as the allocation ratio is not too extreme. In some settings, unequal allocation with more patient assigned to the active group may be even advantageous from a statistical viewpoint. If unequal allocation is an option, it is advisable to perform the sample size calculations for various allocation ratio to investigate the impact on the sample size. मतलब बेसिकली अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि मान लो कि सिचुएशंस ऐसा है कि जहाँ पे बैलेंस एलोकेशन जो है आपने कर दिया, वो ऑप्टिमल था कि मतलब कि बैलेंस ही होना चाहिए, लॉस इन इफिशियंसी इज यूजुअली मॉडरेट होता है एज लॉन्ग एज कंपेयर टू, यदि मान लो कि एलोकेशन रेशियो एक्सट्रीम नहीं है तो जनरली बैलेंस जो होता है उसमें इफिशियंसी, लॉस ऑफ इफिशियंसी जो है वो जनरली मॉडरेट होती है, मतलब कम ही होता है, मतलब ऐसा। बाकी ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे सेटिंग, इन सम सेटिंग्स अनइक्वल एलोकेशंस with more patient assigned to active group may even be advantageous भी हो सकता है कि एक्टिव ग्रुप वही ट्रीटमेंट ग्रुप में जो डाल दिया आपने, प्लेसिबो में नहीं डाला, वो स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट होता है। और बोल रहे हैं कि इफ अनइक्वल एलोकेशन का ऑप्शन है, इट इज एडवाइजेबल टू परफॉर्म, उस केस में क्या करना चाहिए हमें, सैंपल साइज कैलकुलेशंस अलग अलग रेशियो पे। जैसे मान लो कि इसमें 1:2 मान लो रख लिया कि एक कंट्रोल रखेंगे, 2 ट्रीटमेंट रखेंगे, तो 1:2 का रेशियो हो गया। हो सकता है कि तुम किसी भी रेशियो में जा सकते हो, तो हर रेशियो के लिए, लोकेशन रेशियो के लिए इन्वेस्टिगेट करके देख लेना चाहिए कि उसका सैंपल साइज पे क्या असर पड़ता है, राइट। उसके बाद का पॉइंट जो है एस्यूम्ड रेट ऑफ विथड्रॉल्स। एस्यूम्ड रेट ऑफ विथड्रॉल्स का मतलब क्या है कि देखो, जो इट इज मोर than it is more the exceptions than a rule in clinical trials that all measurements of a study participants can be captured as specified in the protocol. Reason for deviation from the planned schedule are, for example, early termination of patient due to marked improvement or worsening of the health conditions, adverse effect related to the study interventions or not,
the causes that are not connected to the trial, the so-called intention to treat principle, right, requires that all patients that enter in the study have to be included in the analysis. देखो, assumed rate of withdrawal, जब भी आप सैंपल कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपको ये भी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए. एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी तुम क्लिनिकल ट्रायल जब शुरू करोगे, कोई भी, तो आपने शुरू किया इतने पेशेंट से, 10 पेशेंट का आपने फॉलोअप शुरू किया और लास्ट में डिसाइड किया, मान लो कि 100 पेशेंट का आपने ये डिसाइड किया कि 100 पेशेंट एक में रखेंगे और 100 पेशेंट दूसरे ग्रुप में रखेंगे. लेकिन जैसे जैसे आप फॉलो अप करते जाते हो तो क्या होता है, कुछ पेशेंट का हेल्थ कंडीशन जब ट्रीटमेंट देते हो तो बहुत खराब हो जाता है, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं. कुछ लोग ठीक हो जाते हैं तो वो पेशेंट आता ही नहीं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है क्लिनिक में, कितना भी फोन करते रहो. तो कुछ ना कुछ ड्रॉप आउट तो हो ही जाते हैं. करेक्ट. तो यही बोल रहा है कि कितने लोग, एक आइडिया कि कितने पेशेंट हो सकता है कि इस कंडीशंस के कारण छोड़ के चले जाएंगे, नहीं टर्मिनेट हो जाएंगे, राइट ना, करेक्ट, या मर जाएंगे बीच में ट्रीटमेंट के दौरान. तो ये बोल रहे कि यहीं से बोल रहे कि यहाँ पे कि द सो कॉल्ड इंटेंशन टू ट्रीट प्रिंसिपल, मतलब कितने लोगों को इंटेंशन था जो ट्रीट करने का, वो चीज आपको इंक्लूड करना चाहिए स्टडी में. और ये भी चीज मेंशन करना चाहिए आपको, मतलब कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि कितने लोग विड्रॉ हो सकते हैं, कितने लोग चले जाएंगे छोड़ करके. ये हमें एक एग्जाम्पशन लेके चलना है. यस, एजम्पशन लेके चलना है प्लान करते वक्त स्टडी. ठीक है, वही बोल रहे हैं, द सो कॉल्ड इंटेंशन टू ट्रीट प्रिंसिपल requires that all patients that enter the study have to be included into the analysis. कई बार ये क्वेश्चन पूछते भी, इंटेंशन टू ट्रीट क्या है. अब सुनोगे ना उनकी बातें जब क्लिनिकल में, तब जाके आपको समझ में आएगी. और ये चूंकि क्लिनिकल फील्ड में आप लोग रहते हो तो आपको ये सारे चीज के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए. जिस घर में रहते हो उस घर का लैंग्वेज पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो आपको समझ ही में नहीं आएगा दूसरा आदमी क्या बात कर रहा है. इसलिए एफर्ट डालना चाहिए समझने के लिए. जैसे जब तक तुम एफर्ट नहीं, मतलब आप लोग एफर्ट नहीं डालोगे तो वैसे भी नहीं सीखने वाला कोई. You have to invest time and energy to understand certain things out if you are working with the clinician कि what is their problem, तभी आप वहां पे जाकर के रिसर्च कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते. Right, continuing, assumed rate of withdrawal. If data is not complete, this can be achieved by applying appropriate methods for imputing missing values. मतलब कई बार क्या होता है कि बीच में जब छोड़ के चले जाते हैं तो डेटा को, एक टेक्निक है कि मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसके बीच में ना भर देते हैं किसी एल्गोरिथम से यूज करके, रफली इतना वैल्यू हुआ होगा, ये चीज हुआ होगा, उसको बोलते हैं इंप्यूटिंग मिसिंग वैल्यूज. मेथड्स फॉर इंप्यूटिंग, एप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई करना चाहिए फॉर इंप्यूटिंग मिसिंग वैल्यूज. हाउएवर incomplete data inevitably leads to loss of information and thus power. ये बात लेकिन फिर भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनकम्प्लीट डेटा जो है वो हमेशा ये क्या इंडिकेट करता है, लीड करता है कि इट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो देन पावर. ओके, तो हमने देखा कि डेटा, जो कोई भी डेटा यदि इनकम्प्लीट है तो भले आप कोई भी अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम, वो बोल रहा है कि अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम यूज करना चाहिए जो डेटा मिस हो चुका है उसको फिल करने के लिए, राइट. लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इनकम्प्लीट डेटा है तो देयर विल बी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसलिए पावर ऑफ द स्टडी तो नीचे जाने वाली है, कम होने वाली है. और ये इसको सैंपल साइज कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. दूसरा बोल रहा है कि एस्यूम्ड रेट ऑफ विड्रॉल जो है, जो इजीएस्ट वे क्या है, सिंपलेस्ट वे जो है, कंसिस्ट ऑफ एडजस्टिंग द कैलकुलेटेड सैंपल साइज अपवर्ड्स. मतलब ज्यादा रख लेना चाहिए, सैंपल साइज का वैल्यू थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ये सोच करके कि कुछ पेशेंट तो छोड़ के चले ही जाएंगे या कुछ मर जाएंगे, ऐसा. तो एक्स्ट्रा कुछ न कुछ ऐसा चीज रखना चाहिए हमें. ठीक है. इम्प्लिसिटली दिस अप्रोच एस्यूम्स, मतलब क्यों एस्यूम कर रहे हैं कि मतलब क्यों बढ़ा के बोलना चाहिए, they assumes that the withdrawals do not provide any information at all with regard to primary outcome. जो प्राइमरी आउटकम जो है वो उससे विड्रॉल मान लो कि हो गया तो हो सकता है कि वो कोई इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, वो एस्यूम करके चल रहा है
Therefore, this adjustment generally results in overcompensation of information loss. कई बार क्या होता है कि ये assume करके चलते हैं, तो ओवर कंपनसेशन है बेसिकली. कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी आउटकम में उनका विथड्रॉल कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस देता ही, बट एक जो अपवार्ड जो करना है आपको, कैलकुलेशन थोड़ा सैंपल साइज जो बढ़ा करके रखना है कि कुछ विड्रॉल हो जाएगा, उस केस में ये दिमाग में रहना चाहिए कि ओवर कंपनसेशन हम कर रहे हैं उसका, राइट, कि ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम सैंपल साइज. ठीक है. अब उसने एग्जाम्पल बताया है यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन चोको ट्रायल में सैंपल साइज कैलकुलेशन प्रोवाइडेड ए रिक्वायर total of 172 patients. In the planning stage, about 15% of the patients were expected to drop out before the regular study end. मतलब उन्होंने एस्यूम कर लिया कि 15% लोग जो होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे. Therefore, it was decided to randomize a total of 200 पेशेंट. देखो 172 के बजाय थोड़ा और बढ़ा के ले लिया, क्योंकि ये सोचा कि 15% जो होंगे वो तो छोड़ के चले जाएंगे, तो उतना जोड़ करके 15% से निकाल करके इसमें जोड़ दिया और ये कर दिया, राइट. So a more refined method for adjusting the sample size due to missing data was proposed by Cook and Jia for two group comparison with binary data. Alternatively, simulation studies may be performed implementing the expected pattern and rate of drops out as well as the specified analysis methods. By this, a sample size determination can be tailored to a specific anticipated scenarios. देखो ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि अलग अलग मेथड लोगों ने दिया है. जैसे यहाँ पे एक मेथड बताया कि a refined method for adjusting sample size due to missing data was proposed by some scientist for two group comparison के लिए जो बाइनरी डेटा में रिजल्ट करता है, जिसका बाइनरी आउटकम होता है. अल्टरनेटिवली एक दूसरा मेथड बताया कि सिमुलेशन स्टडीज परफॉर्म कर सकते हो इंप्लीमेंटिंग द एक्सपेक्टेड पैटर्न एंड रेट ऑफ ड्रॉप आउट का, कि कितने ड्रॉप आउट होंगे, राइट. तो इसकी स्टडी करी जा सकती है. बाय दिस, बाय दोनों मेथड से सैंपल साइज डिटर्मिनेशंस कैन बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक एंटिसिपेटेड सिनेरियोज. मतलब किस सिनेरियोज में, किस सिनेरियो में ड्रॉप आउट हो जाएगा, इतना छोड़ के चले जाएंगे, राइट. वो सारी चीजें सिमुलेशंस का यूज करके आप एक्चुअल सैंपल साइज डिटरमिन कर सकते हो. मतलब बेसिकली कितने परसेंट ड्रॉप आउट होंगे वो भी चीज आइडिया निकाला जा सकता है, एंड देन इट कैन बी एडजस्टेड. लास्ट पॉइंट क्या है, जो अप्लाइड सॉफ्टवेयर, राइट. देखो, इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सैंपल साइज कैलकुलेशंस, द अप्लाइड सॉफ्टवेयर हैज टू बी स्पेसिफाइड. यदि मान लो कि आप कोई भी पेपर और थीसिस में लिख रहे हो, तो कौन से सॉफ्टवेयर से आपने सैंपल साइज कैलकुलेट किया, वो भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखना चाहिए आपको, राइट. क्यों? इसलिए कि दूसरा आदमी आपके सैंपल साइज कैलकुलेशन को रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब चेक कर सके, वेरीफाई कर सके कि एग्जैक्टली उसके भी हिसाब से उतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा है. आपने जो कुछ भी स्टडी में लिखा, पेपर में लिखा, वो वेरीफाइड होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, राइट. When selecting an appropriate software for sample size calculations, the following aspects should be taken into account. जब भी आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर मुझे यूज करना है सैंपल साइज कैलकुलेशंस करने के लिए, तो उस समय पे ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए. क्या? The available spectrum of methods should fit to the requirements of the user. मतलब उस सॉफ्टवेयर में जो जो मेथड बताए हैं कैलकुलेशन के लिए, वो हमारा रिक्वायरमेंट है या नहीं है, हम उस मेथड से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं. यदि उससे मैच करता है, हम जिस मेथड से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है या नहीं है. यदि है तो यूज करना चाहिए. द इम्प्लीमेंटेड एल्गोरिथम शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड वैलिडेटेड. मतलब कि वो कौन से एल्गोरिथम से वो सैंपल साइज कैलकुलेट करता है और उसका वैलिडेशन किसी ने किया है या नहीं किया, वो सही करता भी या नहीं करता, वो वाकई में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही है कि नहीं है. मतलब ऐसा ना हो कि कोई एल्गोरिथम तो इम्प्लीमेंट किया लेकिन हम इनपुट दे रहे हैं, कोई गलत आउटपुट आ रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, राइट. द यूजिबिलिटी शुड बी एक्सेप्टेबल.
मतलब उस जो भी सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं वो वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए लोगों कम्युनिटी में. द प्राइस शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर. मतलब अगेन पैसा, भाई मान लो कि वो सॉफ्टवेयर जो खरीद रहे हो सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, तो ये भी चीज कंसीडर करना चाहिए उसमें. द इम्पोर्टेंस एंड वेटिंग ऑफ द अबव मेंशन्ड एस्पेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द यूजर. नेचुरली वो प्राइवेट में काम करता है, गवर्नमेंट में काम करता है, छोटे हॉस्पिटल में काम करता है, उसके पास फंड्स है या नहीं है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है. देयर एग्जिस्ट a multitude of statistical tests and related sample size calculation methods. मतलब बोल रहा है बहुत देयर एग्जिस्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं. जैसे मान लो टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, पियर्सन कोरिलेशन है, स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट अवेलेबल हैं एंड रिलेटेड सैंपल साइज कैलकुलेशन, और हर टेस्ट से रिलेटेड सैंपल साइज कैलकुलेशन का मेथड है. इसलिए मैं बोला पहले भी शुरू में भी कि बहुत सारे न्यूमेरिकल फार्मूलाज हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा हमें नहीं पता. या तो आपको सबका पता हो हर टेस्ट उसका सैंपल साइज कैलकुलेशन फार्मूला, तब आप एश्योर कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं करके आऊंगा. लेकिन मोटा मोटी इतना भी यदि जानकारी है तो आपको आपके नैया थोड़ी तो पार लग ही जाती है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कंसीडर करना चाहिए. और जब इतना आता है तो आप कोई ना कोई चीज तो आई थिंक इट विल बी यूजफुल टू फॉर बाय कंसीडरिंग कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. बाकी तो आपको फॉर्मूला रट्टा मारना है और यूज करना है. तो यही बोल रहे देयर एग्जिस्ट अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट and related sample size calculation methods, and there is a high diversity in terminology with respect to the designation of the various procedures. मतलब अलग अलग प्रोसीजर में कौन कौन से उसमें टर्म यूज करें सैंपल साइज कैलकुलेशंस में, वो टर्म्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट. Therefore, the methods implemented in the software should be in any case be exactly described together with the literature reference that unequivocally define the underlying methodology. मतलब बोल रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर जिस पे वो बेस है, कि जिस बेस पे सैंपल साइज कैलकुलेशन, उस पेपर का रेफरेंस होना चाहिए कि ताकि दूसरा आदमी समझ पाए कि भाई इस पे बेसिस आपका सैंपल साइज कैलकुलेशन हुआ था, राइट. वही बोल रहे हैं कि इन एनी केस बी एग्जैक्टली डिस्क्राइब टुगेदर विथ लिटरेचर रेफरेंस देना है दैट unequivocally define the underlying methodology. मतलब वो उसको पढ़ने के बाद जो भी है, मतलब उस रेफरेंस को जाके देखने के बाद लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब कौन सा मेथड से कैलकुलेशंस हुआ है. So thank you sir for this lecture. और कुछ पूछना है तो, बट देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पे कि आपको वेरियस जो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीजें आपको याद रखना चाहिए कैलकुलेशन करते वक्त, वो इंपॉर्टेंट था. तो बाकी तो बच गया एक ही चीज कि अलग अलग टेस्ट और उसके क्या क्या फॉर्मूला है सैंपल साइज कैलकुलेशंस के, दैट वी हैव नॉट एड्रेस्ड, क्योंकि ऐसे भी एक पूरा का पूरा बुक है, बट एक मोटा मोटी ओवरव्यू आपको मिल गया. सो थैंक यू वेरी मच. सो लेट्स